Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about the dark side cyber attack, and this topic is important from our syllabus paper 4 internal security point of view. इस सब सेगमेंट में आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एज इट इज़ एक टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में। तो समझते हैं, पहले इस करंट न्यूज़ के बारे में समझते हैं। देखिए, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है यूएस के एक पाइपलाइन कंपनी के ऊपर। इस रैंसमवेयर का नाम है डार्क साइड। तो रैंसमवेयर क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए, ये एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें जो सिस्टम होता है उसको लॉक कर देते हैं। जो साइबर अटैकर्स होते हैं, जो साइबर अटैकिंग एजेंसी होती है, वो सिस्टम को लॉक कर देती है और फिर रैंसम मांगती है, हफ्ता या आप समझिए कुछ एक्सटॉर्शन मांगती है कि हमें इतना पैसा दो तभी जाकर के तुम्हारे सिस्टम को ओपन करेंगे। इस तरीके का कुछ मैसेज आ जाता है, यू नीड टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी नाउ अदरवाइज योर सिस्टम विल बी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। जैसे कि आप अपना मान लीजिए अभी मोबाइल देख रहे हैं या मैं अभी अपने लैपटॉप पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एकाएक से ये सब स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगा और मैसेज आएगा कि मुझे 5 लाख रुपए दो, आपका सिस्टम मैंने ब्लॉक कर दिया है और जब मुझे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हारे सिस्टम को अनलॉक करूँगा। तो उसको कहते हैं रैंसम वेयर, एक तरह की साइबर अटैक करके फिरौती मांगना, रैंसम मांगना। इसको साइबर एक्सटॉर्शन भी कहते हैं। अब ये जो अटैक हुआ है, इट हैज़ बीन डन ऑन अ पाइपलाइन कंपनी ऑफ यूएस। इसका नाम है कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी, जो अमेरिका के ईस्टर्न सेगमेंट में ज़्यादा ऑपरेशनल है और वहाँ का लगभग 45% तक पेट्रोल और डीजल का सप्लाई इस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी के इस पाइपलाइन पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि ईस्टर्न साइड जो है अमेरिका का, जो जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट शहर भी हैं ऑलमोस्ट अमेरिका के, उन ईस्टर्न साइड में ऑयल और का खासकर पेट्रोल और डीजल का सप्लाई एकाएक से लिमिट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डार्क साइड साइबर अटैक। पूरे 2 दिनों के लिए ये पाइपलाइन बंद भी रहा और इस कारण से यूएस गवर्नमेंट को यहाँ पे रीजनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी और रीजनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके फिर यहाँ जल्दी जल्दी पेट्रोल और डीजल के सप्लाई को फुलफ़िल किया जा रहा है। तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट शहर जैसे यूएस के न्यू जर्सी से लेके ह्यूस्टन तक सब इंपॉर्टेंट शहर इससे कनेक्टेड, इस पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं और ये पाइपलाइन ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ दिस रैंसमवेयर। तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी समझते हैं। देखिए, अगर अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कमी होगी तो अमेरिका में डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरली बाकी पूरे दुनिया भर के मार्केट से वो पेट्रोल डीजल खरीदने की कोशिश करेगा। गिवन द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, आप देख रहे हैं कि 45% ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल सप्लाई हैज़ बिन लिमिटेड और हैज़ बिन इम्पैक्टेड। तो यहाँ पे जो ह्यूज डिमांड क्रिएट होगी अमेरिका के इस ईस्टर्न साइड से, इस कारण से पूरे दुनिया भर का जो पेट्रोल और डीजल जो है वो इस यहाँ मार्केट में वो बेचना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल सप्लायर। तो इस कारण से एशियन मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर जाएंगे और उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइस पे पड़ सकता है। ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के प्राइस रिकॉर्ड टाइम हाई पे हैं, लगभग 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है हमारे देश में, वो और भी ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस डार्क साइड साइबर अटैक, क्योंकि अभी तक ये जो सप्लाई है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। अब एक बार जल्दी समझ लेते हैं कि कितने तरह के साइबर अटैक्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साइबर अटैक होता है रैंसमवेयर, जिसमें सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है और फिर आपसे रैंसम की डिमांड की जाती है, फिरौती या एक्सटॉर्शन की डिमांड की जाती है इस तरीके से। उसके अलावा एक होता है मालवेयर, ये भी एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर डाल करके जो अटैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। इस तरीके का मालवेयर अटैक
ईरान ने करने की कोशिश की थी अगेंस्ट इजराइल। इजराइल का आपको पता होगा, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि इजराइल के अंदर जो वाटर सप्लाई है, फ्रेश वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, वो काफ़ी लिमिटेड है। तो वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को, ओशन के पानी को डिसैलिनेट करके पीते रहते हैं। तो देयर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दोज डिसैलिनेशन प्लांट। उस डिसैलिनेशन प्लांट के सॉफ्टवेयर को अटैक करने की कोशिश की थी ईरान ने। इसके पहले इजराइल ने अटैक किया था, साइबर अटैक किया था ईरान के नतांज प्रोविंस के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे। उसके जवाब में ईरान ने इजराइल के डिसैलिनेशन प्लांट को हैक करने की कोशिश की थी। तो ये दो काफ़ी पॉपुलर साइबर अटैक हैं या साइबर वॉरफेयर के एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम में अगर कभी साइबर वॉरफेयर बिटवीन टू कंट्रीज लिखना हो तो ईरान और इजराइल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे मैं वो दोनों एग्जाम्पल बताऊंगा आज के ही एनालिसिस में। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर की मदद से कैसा है कि जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में घुस जाएगा और आपके सिस्टम से वो डाटा चुराना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पिगासस। कई सारे वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम में घुस सकते हैं, अटैक किया जा सकते हैं और आपके फाइल को करप्ट कर सकते हैं, किसी फाइल को चुरा सकते हैं। ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। ट्रोजन्स, तो ट्रोजन्स कैसे होते हैं, दे लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट वंस यू डाउनलोड इट और वंस यू रन इट, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम पे मैसेज आता है कि प्लीज़ अपग्रेड, प्लीज़ अडॉप्ट दिस न्यू वर्जन, ऐसा कुछ आता है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, अपग्रेडेशन का होता ही रहता है। और जब आप उस पर येस क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाए, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे ट्रोजन्स। उसके अलावा फिशिंग होती है, एक तरह के साइबर अटैक हो सकते हैं जिसमें आपको मान लीजिए फ़ोन पे या कंप्यूटर में ईमेल पे मैसेज आएगा कि आपने 1 करोड़ का इनाम जीत लिया है, आप इस नंबर पे आप 10,000 रुपये जमा करा दें बस और फिर आपको 1 करोड़ का इनाम मिल जाएगा। इस तरह के जो साइबर अटैक्स होते हैं उनको फिशिंग कहते हैं। और फिशिंग ऑन वॉइस या फ़ोन कॉल पे जब की जाती है तो उसको कहते हैं विशिंग। तो फिशिंग मतलब एक तरह से चूना लगाना, आपको आपके पैसे आपके अकाउंट से खाली करना। इसको फ़ोन पे वॉइस कॉल के थ्रू अगर कोई आपको पैसे आपका कोई इस तरह का क्रेडिट कार्ड का डिटेल वगैरह निकलवा रहा है तो उसको कहते हैं विशिंग। वॉइस फिशिंग इज नोन एज विशिंग। उसके अलावा साइबर बुलिंग भी होती है, एक तरह की साइबर अटैक है जब साइबर थ्रेट्स दिए जाते हैं कि मर्डर कर दिया जाएगा। जो भी आप डीप फेक पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोगों की इमेजेस को बदल करके इंटरनेट पे रखा जाता है तो इस ताकि लोगों को डिफेम किया जा सके। तो दोज कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट्स। तो ये अलग अलग तरीके के साइबर अटैक्स हो सकते हैं। मेंस में इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है इन पेपर जीएस पेपर 3। ब्रीफली एक्सप्लेन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, डिस्कस द इमर्जिंग चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव इट। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले साइबर सिक्योरिटी बतानी है। साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, प्रोटेक्टिंग द साइबर स्पेस फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज एंड इकोनॉमिक स्पाइनेज। कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिए साइबर अटैक के, जैसे कि रैंसमवेयर, मॉलवेयर, स्पाईवेयर, जो मैंने आपको बताया वो सब दे सकते हैं। उसके अलावा फिर सवाल पूछता है, डिस्कस द इमर्जिंग चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। आखिर क्या क्या कारण है जिस कारण से साइबर सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज बन के निकल रहा है हमारे देश में। एंड देन क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव इट। तो इतने ही तरह के सवाल बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज बन के इमर्ज हो रहा है हमारे देश में। क्योंकि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट जैसे कि व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फ़ोन पे आजकल ज़्यादा हो रहा है और इस कारण से विशिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जैसे कि मान लीजिए आजकल जो भी हमारा पावर सप्लाई का सिस्टम है उसमें भी कई सारा डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाए, पावर सप्लाई हो। और यही इसका एक एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा कि लास्ट ईयर अक्टूबर में, यानी कि 2020 अक्टूबर में मुंबई का जो पावर सिस्टम है वो पूरी तरह से अब डिजिटलाइज हो चुका है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है। और उसको चाइना की एक कंपनी ने वहाँ पे साइबर अटैक किया था, एक मालवेयर भेजा था शैडो पैड,
जिस कारण से मुंबई का पूरा जो पावर सप्लाई सिस्टम है काफ़ी टाइम के लिए बंद हो गया था। देयर वाज ए ह्यूज पावर आउटेज इन मुंबई। तो ये इसी कारण से हो पाया बिकॉज ऑफ डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज। आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से चल रहा है, तो मुंबई का जो पावर सप्लाई सिस्टम है उसमें भी कई सारा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और उसके अगेंस्ट साइबर अटैक कर पाना फिर आसान हो जाता है। और चाइना की एक कंपनी ने, रेडसो ने, इस तरह का शैडोपैड नाम का साइबर अटैक किया था हमारे मुंबई के पावर सप्लाई सिस्टम पे। उसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी मिसयूज हैं, चैलेंजेज हैं जो मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो साइबर वॉरफेयर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी इस तरह का साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल हो फ्रॉम आवर हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और चाइना। तो देखिए एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म का, कैसे ईरान ने ईरान के नटांज प्रोविंस पे, जहां पे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पे इजराइल ने अटैक किया और उसके फिर जवाब में इजराइल के डीसैलिनेशन प्लांट पे ईरान ने साइबर अटैक किया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइबर वॉरफेयर बिटवीन द कंट्रीज, टू डिफरेंट सोवरेन कंट्रीज। उसके अलावा स्पाइनेज बढ़ रही है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। आपको पता है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि कैसे टिकटॉक और कई सारे चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने इसीलिए बैन किया क्योंकि वो इंडिया से डाटा चुरा रहे थे, स्पाइनेज कर रहे थे। उसके अलावा हेल्थ को लेकर के भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इन सब कारणों से भी साइबर थ्रेट के खतरे बढ़ गए हैं। ऐसे कई सारे केसेस अभी हाल फिलहाल में भी आप देख रहे हैं कि आपको मैसेजेज आ जाते हैं, मतलब दिस इज सो इमोरल नाउअडेज। ये अखबारों में आ रहा है, टीवी में भी दिखा रहा है कि जिनको भी मान लीजिए ज़रूरत है रेमडेसिविर की या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, उनको मैसेज आ जाता है कि मुझे इस नंबर पे आप 5,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, बस मेरे आने जाने का खर्चा, और मैं आपको आकर के प्लाज्मा डोनेट कर दूंगा या रेमडेसिविर पहुंचा दूंगा। और जब लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर ना ऑक्सीजन पहुंचता है, ना रेमडेसिविर पहुंचता है, ना प्लाज्मा पहुंचता है, और पेशेंट, कई लोग इस तरह से भी वो विक्टिम हो जा रहे हैं, शिकार हो जा रहे हैं कोरोना का, क्योंकि उनको लग रहा है कि जल्दी ही प्लाज्मा या फिर रेमडेसिविर या ऑक्सीजन पहुंचने वाला है। लेकिन ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। लोग ऑनलाइन पैसे लेकर के फिर वो पैसा जब्त कर जा रहे हैं, और जो विक्टिम है कोरोना वायरस का वो इंतजार करते करते बहुत बार मर भी जा रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन मॉडर्न टाइम्स एंड दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बट वी नीड टू डेवलप लेयर ऑन लेयर सिस्टम्स और सेफ्टगार्ड्स फॉर आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड इट्स मिसयूज। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया कि वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर सेफगार्ड्स, ऑनलाइन लेयर ऑन लेयर सेफगार्ड्स टू अवॉइड इट्स मिसयूज। उसके अलावा हमारे देश में एक एजेंसी है सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका काम ही है कि हमारे देश के ऊपर जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको प्रिवेंट करे। तो आपको इसको जरूर मेंशन करना है कि सर्ट इन एक टीम है जिसका काम है हमारे देश को साइबर सिक्योरिटी से बचाना। इस सर्ट इन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, इसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इंडिया का अभी तक जो पूरा का पूरा साइबर डेटरेंस सिस्टम है, साइबर डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच में है कि कोई हम पे अटैक हो तो हम कैसे अपने आप को उससे बचा पाएं। लेकिन हमारा जो साइबर सिस्टम है उसको थोड़ा ऑफेंसिव भी बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम बस अपने आप को बचाए नहीं, रादर काउंटर अटैक कर पाएं। जैसे चाइनीज जो पूरा का पूरा साइबर सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन ऑफेंसिव साइबर प्रोटेक्शन सिस्टम। उन पर अगर आप अटैक करने की कोशिश करेंगे तो बस अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, दे विल रिस्पॉन्ड विथ अ काउंटर अटैक। तो हमें भी इस तरह का ऑफेंसिव साइबर रिस्पॉन्स सिस्टम या प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने की जरूरत है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि साइबर जो प्लेटफॉर्म्स हैं साइबर अटैक को अवॉइड किया जा सके। The next article is taken from international segment. It is about Al-Aqsa riots and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. लेकिन देखिए ये जो आर्टिकल है मोस्टली मुझे लगता है कि इससे प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, मेंस में आप इसका कहीं से इनडायरेक्टली मतलब कहीं मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस अल-अक़सा राइट से मेंस में सवाल नहीं आएगा। तो जरा समझते हैं ये अल-अक़सा राइट है क्या। उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं जेरूसलम सिटी का। पहले भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ कि जेरूसलम सिटी
जो इजराइल और पैलेस्तीन के बिल्कुल बॉर्डर पे है, वो तीनों ही रिलीजन के लोगों के लिए, तीन रिलीजन क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स एंड जूस, इन तीनों ही रिलीजन के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस या पायस प्लेस माना जाता है। क्योंकि ये जो जूस लोग हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल माउंट इस जगह पे है, इस जेरूसलम सिटी में टेम्पल माउंट, जिसको डोम ऑफ रॉक भी ये लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए। उसके अलावा मुस्लिम्स के लिए एक मॉस्क है, यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, और ये जो अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, ये मुस्लिम्स के लिए तीसरा सबसे होलीएस्ट साइट माना जाता है आफ्टर मक्का एंड मदीना। ऑफ कोर्स मक्का मदीना तो दो सबसे होलीएस्ट हैं ही, तीसरे नंबर पे आता है अल अक्सा मॉस्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मुस्लिम्स के लिए, तीसरे नंबर पे। और क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये जगह जेरूसलम इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चर्च है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च है, जिसका नाम है चर्च ऑफ होली सेपल्सर। ये जो चर्च है चर्च ऑफ होली सेपल्सर, ये यहाँ माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन यहीं हुआ था। आपको पता है कि ये क्रिश्चियनिटी में तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होंगे कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था, उसके 3 दिन बाद उनको रिसरेक्ट कर दिया गॉड्स ने, ताकि वो गॉड्स के साथ गॉड्स के किंगडम में रह सकें। तो ही इज़ द ओनली मैन एंड द फर्स्ट मैन हु वाज रिसरेक्टेड बाय गॉड्स, मतलब वापस से जिंदा किया गया उनको। तो माना जाता है कि ये जो मान्यता है ऑफ कोर्स कि जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन यहीं इस चर्च ऑफ होली सेपल्सर में हुआ है। तो ये तीनों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट जगह है जेरूसलम का ये पर्टिकुलर एरिया। अभी देखिए ये जो एरिया है डोम ऑफ रॉक जो मैंने आपको बताया कि जूस लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है, ये एरिया जूस और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, इस्लामिक लोगों के बीच में और जूस लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है। क्योंकि ये जो डोम ऑफ रॉक जहाँ पे बधा है, जहाँ पे डोम ऑफ रॉक जो इनका टेम्पल माउंट जहाँ पे है जूस लोगों का, वहीं पे ये मुस्लिम्स का मानना है कि उनका हराम ए शरीफ, जो ये जो चबूतरा है जिस पे डोम ऑफ रॉक बना है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ये टेम्पल माउंट बना है, डोम ऑफ रॉक बना है, ये चबूतरा का नाम दे रखा है इन्होंने हरम शरीफ। मतलब ये क्लेम करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये चबूतरा है, ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द मॉस्क इटसेल्फ, ये मस्जिद का ही हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे ये मंदिर नहीं होना चाहिए, जूस लोग का ये मंदिर नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि जूस और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी लड़ाई होती रहती है बिकॉज ऑफ दिस डोम ऑफ रॉक विच इज़ प्लेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज हरम शरीफ, एंड हरम शरीफ इज़ नोन एज और कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस मॉस्क अल अक्सा। तो करंट न्यूज़ क्या है वो समझते हैं। इसके पहले ज़रा सा ये इमेज देख लो, यहाँ पे बीच में देखो अल अक्सा मॉस्क अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये चर्च ऑफ सेपल्सर, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जूस लोगों का डोम रॉक टेम्पल। तो तीनों आसपास में ही हैं। अभी करंट न्यूज़ ये है कि जब मॉस्क्स में पूजा चल रही, मॉस्क में जब प्रेयर्स चल रहे थे अल अक्सा मॉस्क में, उस टाइम में इजराइल के पुलिसमैन दे एंटर्ड इनटू द मॉस्क एंड दे कंडक्टेड ए रेड एंड अटैक। उसमें 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि अल अक्सा मॉस्क बार बार अखबार में आ रहा है और यूपीएससी की हैबिट रही है इंपॉर्टेंट प्लेसेस से सवाल पूछने का, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ से वो सवाल पूछते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में, आने वाले प्रीलिम्स में, कि अल अक्सा मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about OSIRIS-REx mission. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट एन एस्टेरॉयड जिसका नाम है एस्टेरॉयड बेनू। ये एस्टेरॉयड बेनू जो है ये पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ है और हमारे बाकी प्लैनेट्स की तरह ये एस्टेरॉयड बेनू भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन आवर सोलर सिस्टम। लेकिन अगर आप एस्टेरॉयड बेनू का पाथ देखें तो ये पाथ जो है हमारे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन वाला पाथ है उसको इंटरसेक्ट करता है। तो इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि कोई एक ऐसा वक्त भी हो सकता है जब ये एस्टेरॉयड बेनू हमारे अर्थ से टकरा जाए, क्योंकि ये पाथ आप देखिए ब्लू कलर से हमारे अर्थ का पाथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रीन कलर से एस्टेरॉयड बेनू का पाथ रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दीज टू पाथ इंटरसेक्ट एट 2 प्लेसेस। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी ये एस्टेरॉयड बेनू हमारे अर्थ को कोलाइड कर जाए, स्ट्राइक कर जाए।
अभी मिशन के बारे में समझते हैं, ओसिरिस रेक्स मिशन। ये जो ओसिरिस रेक्स मिशन है ये नासा की एक मिशन है। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका एक मिशन है जिसका पर्पस है कि एस्टेरॉयड बेनू पे जा करके वहाँ से रॉक सैंपल को कलेक्ट करे और उसको वापस अर्थ पे लेकर के आए, जिसको हम अर्थ पे स्टडी करें। और माना जाता है कि इसको स्टडी करके, एस्टेरॉयड बेनू के रॉक को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों पे लाइफ है या लाइफ की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो ये ओसिरिस रेक्स मिशन स्टार्ट किया गया 2016 में बाय नासा। फ्लोरिडा शहर से ये लॉन्च किया गया ओसिरिस रेक्स मिशन। 2018 में ये बेनू के ऑर्बिट में ये पहुंच गया ओसिरिस रेक्स मिशन। फिर 2020 में, पिछले साल अक्टूबर में, ये ओसिरिस रेक्स मिशन जा करके एस्टेरॉयड बेनू के सरफेस पे इसने लैंड किया। वहाँ से इसने रॉक कलेक्ट किया, कुछ डेब्रिस कलेक्ट किया, कुछ पेबल्स कलेक्ट किए, सैंड कलेक्ट किया। और अब करंट न्यूज़ ये है कि इसने यहाँ से टेक ऑफ कर लिया है। कल के दिन यानी कि 10 मई की रात को, 11 मई की सुबह को नासा ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने बताया कि ओसिरिस रेक्स मिशन ने यहाँ से अब टेक ऑफ कर लिया है और वो अर्थ पे वापस लौट करके आ रहा है और आने वाले 2 सालों में बाय 2023 इट विल रिटर्न टू आवर अर्थ सरफेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्टूबर 2020 में इट लैंडेड ऑन दिस एस्टेरॉयड बेनू and it collected sample from there, and now the current news is that on 11th May OSIRIS REx spacecraft will depart from asteroid Bennu and it will reach Earth by 2023. इस आर्टिकल के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. You can attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from economy segment. It is about Swamitva scheme and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. क्या है स्वामित्व स्कीम, समझते हैं. स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. तो इसमें किया क्या जाएगा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा विलेज के लैंड का मैपिंग करने के लिए. इस इमेज को ध्यान से समझ देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्रोन्स को विलेज के ऊपर उड़ाया जाएगा और उससे मैपिंग की जाएगी कि अच्छा ये लैंड है, उसका इमेज निकाला जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये लैंड किसका है. और इस तरीके से ऑनलाइन पूरा का पूरा डाटा क्रिएट किया जाएगा कि अच्छा ये ज़मीन इन की है, रामू की है ये ज़मीन, श्यामू की है वो ज़मीन. इस तरीके से ये डाटा कलेक्ट करके डिजिटल डाटा कलेक्ट किया जाएगा. ये लैंड, फिर ये लैंड किसके नाम पे है, तो रामू श्यामू जिसकी भी है उसके नाम पे देखा जाएगा और फिर उस इंसान के नाम पे जो भी उस लैंड का ओनर है उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा. ठीक वैसे ही जैसे हमारा आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसे ही उस लैंड का एक प्रॉपर नाम दिया जाएगा, टेक्निकल नाम दिया जाएगा और फिर लैंड का प्रॉपर्टी कार्ड एक पर्टिकुलर इंसान के नाम पे रिलीज कर दिया जाएगा. इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इसमें वो मदद ले रहा है सर्वे ऑफ इंडिया का और बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल रहा है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. इस स्वामित्व स्कीम से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी गाँव में झगड़े हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी है वो मेरी है, लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, वो सब झगड़े डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी विल कम डाउन. ये सबसे पहला फ़ायदा होगा. उसके अलावा जब डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, एक इंसान के नाम पे ज़मीन हो गई कि अच्छा ये ज़मीन मेरी है, उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिल गया तो उसके बदले में जाकर के बैंक से लोन भी ले सकता है उस ज़मीन के कागज़ को कोलैटरल रख के. तो गाँव के एरिया में जो किसानों को क्रेडिट की फैसिलिटी फ्रॉम बैंक्स वो और बेहतर तरीके से मिल जाएगी जब सबके नाम पर अपना अपना प्रॉपर्टी कार्ड हो जाएगा. तो करंट न्यूज जिस कारण से मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूं काफ़ी सिंपल है. पिछले साल भारत सरकार ने कहा था अगस्त महीने में कि हम इस तरह का स्कीम लेकर के आएंगे, लेकिन अब ये स्कीम किस तरह से एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होगा, क्या प्रोविजंस होंगे, उसको डिटेल में लेकर के आए हैं हमारे देश के मिनिस्टर फॉर पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर. तो उन्होंने डिटेल में रोल आउट किया है कि हाउ दिस स्कीम विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस इंडिया. तो इस कारण से ये आर्टिकल मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ. पिछले साल अगस्त में भी मैंने ये आर्टिकल कवर किया था. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Council of Ministers of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view.
तो आपको तो पता ही है कि कल हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने 15 चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की तरह शपथ ग्रहण कर लिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी कैबिनेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी शपथ ग्रहण किया कल। तो टोटल हिमंतो साहब को मिला करके टोटल 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम भी यहाँ दे रखे हैं। अभी सब नाम याद आपको करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इन जनरल ऐसा सवाल नहीं आता है, बट फिर भी आप एक बार देख लेना कि अतुल बोरा जी को क्या मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, पंचायत रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ें याद कर लेना। लेकिन इन जनरल ऐसे सवाल तो कभी सिविल सर्विसेज में आते नहीं हैं, बट फिर भी ये 14 के 14 मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियो एक बार प्रीलिम से पहले देख करके चले जाना। ये आपको मंथली मैगजीन में तो मैं दे ही दूंगा। एक चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अजंता नियोग जी को दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड विद दिस शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। इसके पहले कभी भी कोई वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे स्टेट में नहीं थी। अगर इंडिया लेवल पे बात की जाए तो निर्मला सीतारमण जी को भी कहा जाता है कि शी इज़ फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन देखिए ये थोड़ा गलत होगा ऐसा कहना कि शी इज़ फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी भी जब वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को कई दफ़ा होल्ड किया हुआ था। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण इज फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पहले इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के साथ कई दफ़ा होल्ड किया हुआ है। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 156 to 160. Topic number 156 is about curative petition. So the concept of curative petition was brought in Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra case of 2002 by the Supreme Court, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको वापस से मौका दिया जाएगा। उसके रिव्यू पिटिशन के डिसमिस होने के बाद भी एक आखिरी मौका दिया जाएगा, वो मौका होगा क्यूरेटिव पिटीशन का। अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ है उसके केस में, तो मान लीजिए कि कोर्ट ने आपको फाइनल सजा सुना दी, फिर आपने रिव्यू पिटीशन डाला, फिर भी सजा बोले कि नहीं नहीं हम रिव्यू नहीं करेंगे, फिर आप बाद में क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं अगर आप इस ग्राउंड पे प्रूव कर पाए कि सर मेरा जो केस है उसमें मुझे जो सज़ा दी गई है वो नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है, और हो सकता है क्यूरेटिव पिटीशन में कोर्ट आपके सज़ा को कम कर दे। तो ये जो पावर है क्यूरेटिव पिटीशन का, ये सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई 2002 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट। इसमें प्रोसीजर क्या होगा क्यूरेटिव पिटीशन में कि क्यूरेटिव पिटीशन में बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड। तो पहले रिव्यू प्ली डालना होगा, अगर वो डिसमिस हो जाए तब क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। इट कैन बी इंटरटेन्ड इफ द पिटिशनर एस्टैब्लिशेस दैट देयर वाज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ही वाज नॉट हर्ड बाय द कोर्ट बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। इट मस्ट बी ए रेयर रादर देन रेगुलर सिस्टम, और क्यूरेटिव पिटीशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेज इन चेंबर। तो क्लोज चेंबर में इस पे फैसला होता है क्यूरेटिव पिटीशन पे, अनलेस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड। Please attempt this question based on topic number 156. Topic number 157 is about Scarborough Shoal. It is located in South China Sea. It is disputed between Philippines and China. ये देखिए, ये फिलीपींस का ये येलो कलर से मैंने दिखाया है, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और वहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, स्पार्टले और स्कारबोरो सोल, और ये है 9 डैश लाइन जो रेड कलर से दिखाया, और चाइना और फिलीपींस के बीच में ये दोनों ही आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 157. टॉपिक नंबर 158 इज अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर. इट इज हाईली contagious and fatal animal disease that infects domestic and wild pigs, typically resulting in an acute form of hemorrhagic fever. It was first detected in Africa in 1920s. Some fact about African swine fever: the mortality rate is close to 100%, and since the fever has no cure, the only way to stop it is by spreading the culling of the animals. तो एनिमल्स को मार के ही इस बीमारी को रोका जा सकता है. African swine fever is not threat to human beings since it spreads only from animals to other animals. Please attempt this question based on topic number 158. Topic number 159 is about Asian Development Bank. It is a regional development bank established in 1966. Headquarter is in Manila, Philippines. It has got official United Nations observer status. Who can be member of this bank? तो बैंक admits member of United Nations Economic and Social Commission for Asia. तो ये यूनिस्केप का जो भी मेंबर होगा
एशिया पैसिफिक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इन रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको मेंबर में लेता है, या फिर इस रीजन में जो नहीं है नॉन रीजनल कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, उनको एज ए मेंबर लेता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप सब कंट्रीज के लिए ओपन नहीं है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए प्लस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इसमें टोटल अभी तक 68 मेंबर्स है, जिसमें से 49 आर फ्रॉम एशिया। वोटिंग राइट्स की अगर बात की जाए तो इट्स वोटिंग राइट इज सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक, जहां पे एवरी कंट्री हैज गॉट वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो वोटिंग राइट की बात की जाए तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स आर जापान एंड यूएस हैविंग ईच 15.6% ऑफ शेयर्स। तीसरे नंबर पे चाइना हैविंग 6.4% और चौथे नंबर पे इंडिया विद 6.3% वोटिंग एंड पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया विद 5.8% वोटिंग। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 159. टॉपिक नंबर 160 is about agricultural infrastructure fund. This is a central sector scheme and the scheme shall provide a medium to long term debt financing facility. मतलब लोन दिया जाएगा for investment in the viable projects for post harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention up to 3% per annum up to a limit of rupees 2 crores. The duration of the scheme shall be for 10 years from 2020 to 2029. Eligibility under the scheme, rupees 1 lakh crore shall be provided by the banks and financial institutions as loans to primary agriculture credit societies, marketing cooperative societies, farmer producers organizations, self-help groups, farmers joint liability group, multi-purpose cooperative society and startups etc. Please attempt this question based on topic number 160. This is the answer of question number 151 to 155 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एकेडमिक बैंक क्रेडिट? इट इज अ वर्चुअल रिपोजिटरी और डाटाबेस ऑफ द क्रेडिट्स दैट विल स्टोर ऑनलाइन द क्रेडिट अर्न बाय ईच स्टूडेंट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. इट विल इंक्लूड हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन. दिस इज रॉन्ग. इट विल इंक्लूड ओनली हायर एजुकेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली. Which of the following countries not part of Arctic Council? The correct answer will be option C, Ukraine. Which of the following is true about mucormycosis? It's a bacterial disease. This is wrong. It's not a bacterial, it's a fungal disease. It generally affects skin but is not fatal in nature. Again, this is wrong because the fatality rate is more than 50%. So the correct answer is option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.